ठीक है, तो निफ्टी से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कि आज ऐसा क्या चेंज था जिस वजह से काफी सारी पोजीशंस एग्जिट करी। तो पहले तो वापस एक बार हम थोड़ा लॉन्ग टर्म चार्ट पे जाते हैं, जैसे लास्ट टाइम गए थे। लास्ट टाइम भी हमने ये चीज डिस्कस करी थी। लास्ट बारी भी ये चीज डिस्कस करी थी कि या तो यहाँ से एक और लेग ऊपर आएगा या फिर यहाँ से हमारा पुल बैक आएगा। पुल बैक कितना आ सकता है, यहाँ तक, यहाँ तक आ सकता है। ये ब्रेकआउट रीटेस्ट करने के लिए या फिर ये चैनल बॉटम रीटेस्ट करने के लिए आ सकता है। दोनों एक हमारे पास पॉसिबिलिटीज है। तो ये तो हो गया हमारा बहुत बड़े टाइम फ्रेम पे। अब छोटे टाइम फ्रेम पे अगर हम डेली टाइम फ्रेम की बात करेंगे, तो पहले मैं एग्जांपल लेता हूँ लास्ट ईयर अगस्त का। अगर आप देखोगे तो उस टाइम भी यहाँ पे मार्केट काफी बुलिश था। और एक बहुत ही सिंपल सा जनरल सा पैटर्न बताऊंगा। तो कुछ टाइम बुलिश रहता है और 50 और 20 मूविंग एवरेज हमारे एक्सपैंड हो रहे होते हैं। फिर दोनों कोइंसाइड कर रहे होते हैं, पास में आने लगते हैं और इसका मार्केट का कर्वेचर चेंज होता है। बहुत ही जेनरिक। ऑटो एडमिट क्यों नहीं हो रही? बहुत ही जेनेरिक पैटर्न है। अगर कोई भी बुलिश क्रिप्टो, चाहे अपना कोई स्टॉक हो चाहे इंडेक्स हो, सब में यही पैटर्न फॉलो होता है कि जो छोटा टाइम फ्रेम होगा, छोटे टाइम फ्रेम का मूविंग एवरेज होगा, वो ऊपर चल रहा होगा बुलिश में। बड़े टाइम फ्रेम का होगा वो नीचे चल रहा होगा, और उससे भी बड़ा होगा वो और नीचे चल रहा होगा। अब पहला टेस्ट हमारा 200 का यहाँ पे हुआ था, उसके बाद से हमारा एक भी टेस्ट हुआ नहीं। और छोटे छोटे अगर हम इंटरवल्स में देखेंगे तो पहले एक्सपैंड होता है, एंड देन फिर पास में आता है, करेक्शन आता है। फिर एक्सपैंड होता है, पास में आता है, करेक्शन होता है। और ये हमारा टाइम टाइम पीरियड अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है। अभी तक यहाँ यहाँ पे फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ, यहाँ पे सेकंड टाइम ऐसा हुआ, यहाँ पे थर्ड टाइम दिख रहा है। अगर आप देखोगे ध्यान से तो ये दोनों पास में आ रहे हैं। और जो हमारा 20 मूविंग एवरेज, उसका कर्वेचर हो गया ऑलमोस्ट फ्लैट। आज ये 20 मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज हो गया। एबीसी हमारा फॉर्म हुआ, 20 मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज हुआ। तो एक अच्छी पॉसिबिलिटी क्या है कि पहले तो ये 50 मूविंग एवरेज को हिट करेगा। अब ये आइडिया मुझे आया कैसे कि ऐसा हो रहा है, तो हम पहले जाएंगे सीएनएक्स स्मॉल कैप पर। अगर आप सीएनएक्स स्मॉल कैप पे देखोगे तो ये चीज ज्यादा प्रोमिनेंट दिखाई पड़ रही है कि वो पहले ही 50 पे आ गया और वापस रीटेस्ट जब ऊपर आया, बुलिश मार्केट में ऊपर आया, 20 पे हमारा रेजिस्टेंस लिया एंड वापस से 50 पे आ गया। तो एक अच्छा हमारा ये लीडिंग इंडिकेटर का काम कर रहा है कि यहाँ पे ऐसा हुआ है तो हमारे निफ्टी में ऐसा होने के अच्छे चांसेस हैं। और एक बहुत ही सिंपल सा डेटा पॉइंट बताता हूँ कि ऐसा क्यों एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 200 मूविंग एवरेज तक भी आएगा। क्योंकि अगर आप कोई भी मार्केट देखोगे तो अगर अगर हमारा पूरा इस मार्केट में देखें तो 10% के आसपास करेक्शन खाली इस टाइम पे आया है। उसके बाद से 10% का करेक्शन आया ही नहीं है। एक जनरल सा थंब रूल है, अगर 10% या 15% का करेक्शन आना होता है तो 1.5 या 2 साल में एक बार तो आ ही जाता है। आफ्टर दिस इवेंट, अगस्त के बाद से अभी तक एक बार भी 10% का करेक्शन आया नहीं है। यहाँ पे भी 6-7% का करेक्शन था, यहाँ फ्लैट रनिंग करेक्शन था, बिल्कुल फ्लैट था मार्केट। करेक्शन सेक्टर वाइज हुआ था और इंडेक्स को मैनेज किया था। बट लेकिन मेजर मेजर करेक्शन कहीं पे भी आया नहीं है, तो एक मोटा करेक्शन देखने को मिल सकता है। और एक और डेटा पॉइंट बताता हूँ इलियट वेव्स के टर्म्स में। जैसे मैं एग्जांपल दे टाटा मोटर्स का एग्जांपल देता हूँ, बेस्ट इस चीज के लिए सूट करेगा। अब जैसे वो स्क्वीज इन वाली मैं बात कर रहा था, वो यहाँ पे काफी काफी प्रोमिनेंटली दिखाई पड़ती है कि स्क्वीज करते हैं देन एक बड़ा मूव आता है। अब अ, जब हम वेव्स की बात करते हैं तो ये चीज मुझे, काउंटिंग मैं नहीं सिखा पाऊंगा कि काउंटिंग क्या, इतने छोटे से सेशन में काउंटिंग नहीं सिखा पाऊंगा। बट आप ये मान के चलो कि दिस वाज द फोर्थ वेव एंड यहाँ पे ये मेरी सेकंड वेव थी। मेरा फर्स्ट इम्पल्स यहाँ पे था, सेकंड करेक्टिव यहाँ पे था, थर्ड यहाँ पे था, फोर्थ यहाँ पे था और ये फिफ्थ शुरू हुआ है। अब फोर्थ में हम देख रहे हैं कि 200 का टेस्ट हुआ है। आइदर साइडवेज होगा या फिर वर्टिकल ड्रॉप होगा। बट 200 एमए का टेस्ट होता है और ये काफी सारे एग्जाम्स में क्लियर होता है। एक और एग्जांपल दिखाता हूँ मैं। डायरेक्टली टेस्ट नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं होगा कि बिल्कुल टच कर जाएगा। बट हाँ, हमको मोटा मोटा आइडिया लग जाता है कि जैसे ये बहुत बुलिश स्क्रिप्ट थी,
इसमें बहुत ही वाइल्ड मोमेंट्स थे। तो पहला टेस्ट जिस सिर्फ टच पॉइंट था, दूसरा टच हुआ नहीं प्रॉपर, बट लेकिन वो स्क्वीज इन हुआ और यहाँ से एक और मूवमेंट दे गया। और एग्जांपल दिखाऊंगा तो हाइकिल का देखते हैं। इसमें भी आप देखोगे तो जो वेव एंड हो रही है वो मोस्टली 200 एमए के पास में हो रही है। सेम चीज हमारे इंडेक्स में भी अप्लाई होती है। वापस एक बार निफ्टी के चार्ट पे देखेंगे तो पहला हमारा टेस्ट हुआ था यहाँ पे 200 एमए का, यहाँ पे। उसके बाद से हुआ नहीं है। और ये चीज काफी प्रोमिनेंटली दिखाई पड़ रही है कि बाकी स्टॉक्स में फोर्थ वेव आ रही है। ये रेजिस्टेंस लाइन है हमारा, रेजिस्टेंस लाइन पे भी है। स्मॉल कैप भी रेजिस्टेंस पे है, मिड कैप भी रेजिस्टेंस पे है। और बैंक निफ्टी ने खाली ब्रेकआउट देने का ट्राई किया, ब्रेकआउट हुआ नहीं, वो फेल हो गया। तो वो भी रेजिस्टेंस लाइन पे ही है अभी। तो एक अच्छा पॉसिबिलिटी क्या है कि यहाँ से फोर्थ वेव में अगर कन्वर्ट होना होगा तो या तो ये आइदर साइडवेज चला जाएगा, 200 एमए को टच करेगा। और जो भी ये करेक्टिव फेजेस होते हैं कम से कम 2-4 महीने के होते हैं। 2-4 महीने साइडवेज रहेगा एंड देन एक ब्रेकआउट आएगा। तो अब इसको प्ले आउट कैसे करना है? तो या तो एक पॉसिबिलिटी ये है कि इस तरह से प्ले आउट करेंगे, यहाँ कर्वेचर चेंज हुआ, पहले 50 पे आया, वापस ऊपर गया, फिर 200 पे आया। सेम पॉसिबिलिटी यहाँ पे 50 ब्रेक 20 ब्रेक किया है, 50 पे आएगा, एक बाउंस आएगा एंड देन धीमे धीमे करेक्ट होते होते ये 200 मूविंग एवरेज को टच करेगा। जो कि हमारा इस ट्रेंड लाइन के आसपास भी आ जाएगा। जो हमारा ये शॉर्ट टर्म ट्रेंड लाइन बनी हुई है वो इसके ये ऊपर जाएगा और ये यहाँ पे ऐसा आएगा। इसके आसपास हमारा कॉइंसाइड कर सकता है। अब या फिर उसको भी ब्रीच करेगा और इस जोन पे हमारा आके टच करेगा। दोनों हमारे पास पॉसिबिलिटी है। अब हाँ। हम्म। हाँ, आरएसआई का डेफिनेटली, आरएसआई का मैं बताता हूँ, मैं समझता हूँ उस चीज को। आरएसआई का मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ, ठीक है। अब जैसे आरएसआई में हम डाइवर्जेंसी स्टडी करते हैं। तो मैं ये वाला पॉइंट दिखाता हूँ। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे दिखाई पड़ रहा था कि हमारा डाइवर्जेंस है यहाँ पे आरएसआई का। यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है और यहाँ पे अगर आप देखोगे आरएसआई का आपको डाइवर्जेंस दिखाई पड़ेगा। डाइवर्जेंस नहीं मतलब रेजिस्टेंस दिखाई पड़ेगा। बट उसने यहाँ पे ब्रीच किया था। काफी बार ऐसे पॉइंट्स आएंगे। सॉरी, मैं गलत ड्रॉ कर दिया, ये वाला। डाइवर्जेंस हमने हमने यहाँ पे ड्रॉ किया डाइवर्जेंस, ठीक है। और बट लेकिन वो उसको ब्रीच कर गया। तो हम जरूरी हमेशा कह नहीं सकते हैं कि डाइवर्जेंस प्ले आउट होगा कि नहीं होगा, वो उसको ब्रेकआउट भी दे सकता है। अगर हम पैटर्न रिपीट कर रहे हैं वो बेसिकली हाइंडसाइट एनालिसिस है। कहाँ पे आरएसआई डाइवर्जेंस फॉलो होगा और कहाँ पे नहीं होगा, ये हमको प्राइस एक्शन से ही मालूम चलेगा। और हमारा ओवरऑल मार्केट का प्लेसमेंट कैसा है उससे ही मालूम चलेगा। आपका पॉइंट ये बिल्कुल सही है। जैसे आपने यहाँ पे बताया था ना कि ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट हमको थोड़ा रेपिटेटिव दिख रहा है। अब उसका रीजन में, हाँ उसका, हाँ अब उसका मैं रीजन बताता हूँ ऐसा क्यों हो रहा है। क्योंकि अगर आप देखोगे ये पॉइंट वही पॉइंट था जब ऑटो सेक्टर काफी बूमिंग पे था। जब पहला टाटा मोटर्स ने बड़ा मूव दिया था, वो इसी जोन के आसपास में दिया था। इसी जोन्स में पीएसयू चलना शुरू हुए थे, इसी जोन्स में मेटल्स चलना शुरू हुए थे। इसी जोन पे आईटी सेक्टर का टॉप आउट हो गया था, मतलब शॉर्ट टर्म टॉप आउट हो गया था आईटी सेक्टर। इसी जोन में बैंक्स ने मूवमेंट देना शुरू किया था। सेम सिचुएशन क्या है हमारी यहाँ पे है। तो क्योंकि हमारा मार्केट प्लेसमेंट सेम है इसलिए हम बोल सकते हैं कि हाँ आरएसआई इस बार फॉलो करेगा। बट अगर मैं ये चीज अप्लाई करके मैं कहीं और, अगर ये पैटर्न कहीं और देखने को मिल जाएगा। बट लेकिन जैसे ये वाला पैटर्न और ये पैटर्न काफी सिमिलर दिख रहा है, बट इट्स नॉट नेसेसरी कि वो दोनों चीजें सिमिलर प्ले आउट हो। मेरा पॉइंट समझ रहे हो? यहाँ पे हमारा ओवरऑल ओवरऑल मार्केट का प्लेसमेंट काफी हद तक सिमिलर था। इस वजह से, मतलब अगर हम सेक्टर वाइज देखेंगे, अगर हम मार्केट स्ट्रक्चर प्राइस एक्शन की बात करेंगे तो भी यहाँ पे चीजें कॉइंसाइड, मतलब ये दोनों पास में आ रहे हैं, स्क्वीज कर रहे हैं एंड उसको ब्रीच करके वापस एक बुलिश मार्केट बन रहा है। यहाँ पे भी एक वो पॉसिबिलिटी हो सकती है। बट यहाँ पे क्या था कि यहाँ पे इतना कोई मेजर रेजिस्टेंस नहीं था। यहाँ पे हमारा बहुत बड़ा लॉन्ग टर्म रेजिस्टेंस है। तो इस वजह से यहाँ पे हम एक मेजर ट्रेंड शिफ्ट की बात कर सकते हैं। मेजर ट्रेंड शिफ्ट कैसे हो सकता है कि 10-12% का करेक्शन या 10-15% का करेक्शन, जो कि हमारा 200 एमए को भी टेस्ट कर सकता है। अब मार्केट का वैल्यू इतना बढ़ गया है निफ्टी का कि 10% करेक्शन इज इट सेल्फ 1800 पॉइंट्स। तो अगर हम 15% की बात भी करेंगे तो भी हमारा काफी बड़ा करेक्शन आ जाएगा, 3000 पॉइंट का करेक्शन आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली। ठीक है। तो 3000 लुक स्कैरी बट उतना स्कैरी नहीं है, इट्स जस्ट 15%।
नहीं, अभी जो भी हाँ, 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 स्मॉल कैप से। हाँ, लीडिंग पैटर्न हम देख रहे हैं कि हाँ, स्मॉल कैप्स में। और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट बताता हूँ कि जब भी सेलिंग होती है ना, जब जैसे ये वाला अगर हम पॉइंट बात करेंगे, इस वाले पॉइंट पे बहुत सेक्टर रोटेशन हो रहा था। ऐसा नहीं हो रहा था कि सारे सेक्टर गिर रहे हैं। और आप फॉल का वो देखो कि इतना कोई ब्रूटल फॉल नहीं है। जिस तरह का फॉल यहाँ पे है, उस तरह का ब्रूटल फॉल नहीं था। एक जगह था, फिर वो वापस रिट्रेस कर रहा था। तो अभी थोड़े बहुत कंफर्मेशन सिग्नल्स चाहिए कि ये इस तरह का फॉल होगा, या ये इस तरह का फॉल होगा, साइडवेज होगा, या फिर ये वर्टिकल फॉल होगा। ये चीज के लिए कंफर्मेशन थोड़े देखने पड़ेंगे। अब एक हिंट कहाँ से लगा कि यहाँ पे सेक्टर रोटेशन काफी हो रहा था। यहाँ पे सेक्टर रोटेशन, यहाँ पे पैनिक सेलिंग थी, और सारे मतलब सेक्युलर सेलिंग थी कि चाहे मेटल्स हो, चाहे पीएससी हो, चाहे आईटी हो, मीडिया हो, सबको सबको गिरा रहे थे। सेम यहाँ पे हो रहा है। अभी अगर देखोगे तो सारे स्टॉक्स गिर रहे थे, ऐसा नहीं था कि कोई बच रहा था। स्टार्टिंग आईआरसीटीसी से हुई, फिर जुबिलियंट, फिर बाकी ग्रोथ स्टॉक्स थे उन सबको गिराया, आईटी को गिराया, मेटल्स गिराया, आज पीएसयू गिरा दी। तो सारे स्टॉक्स की सेक्युलर सेलिंग हुई है, और यहाँ के जैसा मूवमेंट नहीं है। तो इसीलिए मैं इससे ज्यादा मैं इसको रिलेट करूंगा इस पोर्शन से। अब एक 200 mA की टेस्टिंग बाकी थी, जैसे मैंने एक डेटा पॉइंट बताया कि भाई 1 या 1.5 साल के बीच में 200 mA एक बार टेस्ट होता ही होता है, एक अच्छे बुल मार्केट में। अगर हम पीछे जाएंगे तो भी आपको यही देखने को मिलेगा कि इस तरह का सिनेरियो होता है। तो अब प्ले आउट कैसे करना है कि अगर भाई यहाँ पे आ गया तो क्या करना है। मैं एक बहुत सिंपल पॉइंट बताता हूँ कि दो टेस्ट से 200 mA टूटता नहीं है। मतलब ये हिस्टोरिकली अगर आप पीछे के चार्ट पे जाके देखोगे, अगर दो बार टेस्ट हो गया तो ऐसा नहीं होगा कि दूसरे टेस्ट में वो उसको ब्रीच करके क्रैश कर जाएगा। तो क्रैश तो नहीं आ रहा है। ठीक है। तो 200 mA क्या होगी, हमारी बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी, चाहे वो साइडवेज आए, चाहे वो डायरेक्टली आए। 200 mA होगी हमारी बाइंग अपॉर्चुनिटी। अब अब साइक्लिकली अगर हम बात करेंगे, तो ये जोन कुछ हद तक थोड़ा बहुत सिमिलर भी है। जैसे हमने मार्केट के प्लेसमेंट की बात करी कि ऑटो सेक्टर यहाँ पे रन कर रहे थे, यहाँ भी रन कर रहे हैं, बैंक यहाँ रन कर रहे थे, यहाँ भी कर रहे हैं, आईटी यहाँ पे शांत था, यहाँ भी शांत था आईटी। मेटल्स यहाँ चल रहे थे, यहाँ चले नहीं अभी तक। पीएसयू चल रहे थे, यहाँ भी पीएसयू चल रहे हैं। तो अब इसीलिए मेरा बेट है मेटल्स पे साइक्लिकली, सिर्फ एक सेक्टर के लिए। अगर मैं निफ्टी पे शॉर्ट करना चाहूंगा, अगर मैं शॉर्ट पोजीशन बना रहा हूँ, या फिर अगर मैं अपना पोजीशन एग्जिट कर रहा हूँ, शॉर्ट नहीं भी कर रहा हूँ, तो मैं पोजीशन एग्जिट कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे एटलीस्ट मेटल्स में लॉन्ग रखूंगा, साइक्लिकल प्ले करने के लिए कि भाई मेरा 6 मंथ का साइकिल यहाँ पूरा हो गया। करेक्टिव यहाँ से यहाँ मेरा करेक्टिव साइकिल था मेटल्स का। यहाँ मार्केट पूरा बुलिश था, तो मेटल्स में इतना जोर नहीं था। अब यहाँ जब मार्केट जो ओवरऑल ग्रोथ, बड़ा बिगर मार्केट है, ब्रॉडर मार्केट है, वो जब करेक्टिव फेज में आएगा तो मेटल्स जो चले नहीं थे, वो साइक्लिकली हमारे चलने चाहिए। तो मैं उस पर बेट करूंगा, ऑब्वियसली स्टॉक्स के साथ में करूंगा, ऐसा नहीं कि स्टॉक्स नहीं करूंगा। बट लेकिन मैं यहाँ पे मेटल्स में बुलिश बेट करना चाहूंगा, और पीएसयूज में बुलिश बेट करना चाहूंगा। तो फिलहाल इस तरह से प्ले आउट करना है। अब जिन लोगों के कुछ स्टॉक्स रह गए, तो एक और चीज बताता हूँ कि कुछ कुछ स्टॉक्स में लोग ट्रैप हो गए कि भाई अभी हमारे कुछ स्टॉक्स एग्जिट नहीं हुआ है, कुछ हो गए। अगर आप देखोगे एक्चुअल बुल मार्केट, जब बुल मार्केट जैसे ये वाला बुल मार्केट था, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ था हमारा, और उसके बाद बहुत लंबी रैली थी, छोटी मोटी रैली नहीं थी। अभी तो शुरू भी नहीं हुई है। अगर आप इससे कंपेयर करोगे, हम सारे कंपैरिजन कहाँ से लेके आते हैं, चार्ट से लेके आते हैं, पुराने बुल मार्केट से लेके आते हैं, जहाँ से हमको रेफरेंस मिलता है। अगर आप इससे कंपेयर करोगे, तो यहाँ से तो बहुत लंबी रैली गई थी, बीच में करेक्शन आया था बहुत बड़ा। बट यहाँ पे ऐसा हुआ है क्या, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, अभी तो बहुत छोटी सी रैली है। तो बुल मार्केट खत्म हो गया क्या, नहीं, खत्म नहीं हुआ है। तो इसीलिए अगर किसी का कोई पोजीशन फंस गया है, तो थोड़ा बहुत शॉर्ट टर्म में प्रॉब्लम हो सकती है कि भाई 20-25% का ड्रॉडाउन देखने को मिल जाएगा। बट होल्ड करना है, वो वापस से आपको अपने लेवल पे मिल जाएगा। ठीक है। तो ये पॉइंट हमारा निफ्टी का क्लियर हो गया कि भाई निफ्टी को हमको प्ले आउट कैसे करना है। अब एक और पॉसिबिलिटी क्या है कि हमने पोजीशंस तो काफी एग्जिट करी, बट फिर भी सारी नहीं करी है। उसका एक रीजन क्यों है कि अगर मतलब आप लोगों को शायद याद नहीं होगा, पर ये जो पॉइंट था, ये एक्सपायरी का पॉइंट था। इस दिन आप सेलिंग देखो, कितनी सेलिंग थी उसमें। ये वाला 326 पॉइंट डाउन था, 3% डाउन था निफ्टी। सेम आज वैसे ही हुआ है, उतना ही। अगर आप आज आज की बात करेंगे तो आज तो 2% ही गिरा है, पर पॉइंट्स उतना ही है, और आज एक्सपायरी भी है। मेजर सपोर्ट लेवल को ब्रीच किया है। काफी बार क्या होगा कि जैसे सपोर्ट लेवल ब्रीच भी होते हैं ब्रीच भी होते हैं, पर वो वापस से रिगेन कर जाते हैं। वो ट्रैप करने के लिए होते हैं कि देखो हमने यहाँ पे मेजर सेलिंग कर दी है। जो बड़े प्लेयर्स होते हैं, वो यहाँ पे रिटेल्स को ट्रैप करते हैं कि आप यहाँ से शॉर्ट करो, बट एक्चुअल में वो
वापस से सेलिंग वापस से बाइंग आ जाती है। तो ऐसा सिनेरियो यहाँ पे प्ले आउट हो सकता है कि उन्होंने दिखाया है, ऐसा हमको ऐसा फील हो रहा है कि ये यहाँ पे 20 को ब्रीच कर दिया और यहाँ से 200 टच करेगा, क्या पता एक और रैली आ जाए, इसीलिए सारी पोजीशन एग्जिट निकली है, कुछ कुछ बाकी है। और मेटल्स पे इसीलिए बेट बाकी है कि अगर मार्केट बुलिश टर्न होता है वापस से, व्हाट इफ, हमें मालूम नहीं, हम सिर्फ प्रोबेबिलिटी की बात करें कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं। व्हाट इफ मार्केट टर्न्स आउट टू बी बुलिश अगेन, उस केस में हमारे पास जो पोजीशंस है हम वापस थोड़ी ऐड करेंगे, और जो मेटल्स का हमारा थीम प्ले है वो हमारा मेटल्स का प्ले आउट हो जाएगा। और फिर उस केस में हम 19300 कम से कम एक्सपेक्ट कर सकते हैं चैनल के हिसाब से, कि हमारा चैनल का टॉप जो था वो 19300 के आसपास आ रहा था या 400 के आसपास आ रहा था। तो हम वहां तक वेट करेंगे कि भाई अब वहां पे हम थोड़ी बहुत पोजीशन खाली कर सकते हैं। तो दिस इज द वे यू नीड टू प्ले आउट, कि आधी पोजीशन हमारे पास, हम वेट करेंगे 200 का, जो बचा हुआ कैश है हम वहां पे डिप्लॉय करेंगे, फर्स्ट केस। सेकंड केस, अगर ये वापस से ब्रेकआउट देता है तो हम एटीएच ब्रेकआउट पे वापस से एंट्री लेंगे और अपना थोड़ा बहुत कैपिटल और डिप्लॉय करेंगे एंड ऊपर के लेवल्स बुकिंग करेंगे। तो ये दो हमारे पास अभी पॉसिबिलिटीज है आगे प्ले आउट करने के लिए। तो पैनिक नहीं करना है कि भाई मार्केट, बुल मार्केट खत्म हो गया और क्रैश आने वाला है, कोई क्रैश इतनी जल्दी नहीं आने वाला। क्रैश आने के लिए बहुत टाइम लगता है, एक क्रैश आता है, वंस इन अ डिकेड क्रैश आता है, एक बार क्रैश आ गया, आने में बहुत टाइम है। तो भले ही मार्केट साइडवेज हो जाएगा, पैसा नहीं देगा पर पैसा लेके नहीं जाएगा। तो यहाँ तक कोई डाउट है, कोई समस्या है तो बताओ। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब मेटल्स की बात कर लेते हैं, मेटल्स में प्लेसमेंट कैसा है अभी। अब मेटल्स में जैसे अब आईईएक्स का स्ट्रक्चर देखा होगा, आईईएक्स का भी सिमिलर स्ट्रक्चर था कि यहाँ पे स्क्वीज इन होना शुरू हुआ, 200 एमए हमारा सपोर्ट की तरह काम किया, टच नहीं किया बट लेकिन यहाँ से डेविएट करता हुआ ऊपर चला गया। बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर है, अगर मैं तुरंत ही दिखाऊंगा या फिर एक बगल वाले टैब पे खोल लेता हूँ। ये चैनल दिखाई पड़ रहा है कि राइजिंग मार्केट में चैनल बना, राइजिंग मार्केट में चैनल बना, वही लग रहा है कि डाइवर्जेंस है, पर डाइवर्जेंस है यहाँ पे, एक बार फेल हुआ, सॉरी, एक बार ही फेल हुआ यहाँ पे इस पॉइंट पे, और फिर वहां से वापस आके ब्रेकआउट दे दिया बहुत बड़ा। सेम स्ट्रक्चर है, डाइवर्जेंस बना, फेल हुआ। अब उम्मीद यही कर रहे हैं कि ब्रेकआउट देगा, क्योंकि हमने बाकी साइकिल की बात करी है। और हमारा ये तीन टच पॉइंट्स हमारा हमने डिस्कस किए थे कि हमारे तीन टच पॉइंट्स होने चाहिए, तो मोटे मोटे ये एक पॉइंट मानेंगे, इसको टच पॉइंट नहीं मानेंगे क्योंकि ये जस्ट विक बना है, यहाँ पे लॉन्ग टेल बना है। तो ये एक टच पॉइंट हमारा ये हुआ, एक टच पॉइंट ये हुआ, एक टच पॉइंट ये बन रहा है। तो मैं उम्मीद नहीं करूंगा कि यहाँ से ब्रेक करेगा, बट अगर यहाँ से ब्रेक करता है, व्हाट इफ दिस ऑल्सो ब्रेक्स, तो मैं एग्जिट कर दूंगा। तो मैं वेट करूंगा कि यहाँ ये टर्न होगा, बेंड करेगा, 200 पे आएगा, देन वहां से वापस से रैली पकड़ेगा। तो यहाँ मैं वेट करूंगा कि यहाँ से ब्रेक होता है कि नहीं होता है। अगर यहाँ ब्रेक होता है देन इट्स एन एग्जिट, अदरवाइज यहाँ तक हमको होल्ड करना है कम से कम। तो ये है हमारी मेटल्स की स्टोरी। अब एक बार वापस से हम जाते हैं, पी पीएसयू पे जाते हैं अपने। हाँ हाँ, पूरे पूरे पूरे, कोई कोई किसी को नहीं छोड़ना है। काफी बुकिंग तो हमने कल ही करी, ग्रेफाइट में हमने 50% बुकिंग करी, आज हमने शायद क्लोज भी कर दिया बचा हुआ पोजीशन। तो वो सिर्फ इसीलिए गया ताकि हमारे पास जो प्रॉफिट का बफर है वो हमारे पास रहे, ऐसा ना हो कि हम बहुत बड़े ड्रॉडाउन में चले जाएं। क्योंकि री एंट्री तो हम लोग ले लेते हैं, री एंट्री में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती। अब पीएसयू में भी हाँ, सेम चार्ट स्ट्रक्चर देखो, पीएसयू में भी हमारा स्क्वीज इन हुआ 200 पे, यहाँ पे स्क्वीज इन हुआ और यहाँ से हमारा बड़ा मूवमेंट शुरू हुआ है। अभी बड़ा मूवमेंट में उसके लिए उम्मीद नहीं करूँ कि रुकेगा, मे बी ये यहाँ से 20 को टच करे और वापस से मूवमेंट है। बट क्योंकि इसमें जस्ट अभी शुरुआत हुई है, बहुत बड़ा ब्रेकआउट है, तो इतनी जल्दी खत्म नहीं होगा, ये हमने पहले भी डिस्कस किया था। रीटेस्ट करने के लिए आ रहा है बेसिकली, रीटेस्ट करेगा, 20 MA का रीटेस्ट भी हो जाएगा एंड देन वापस ऊपर की तरफ हम चलेंगे। तो हमने काफी सारी बीओबी हमने एग्जिट किया है, पूरा कैनरा एग्जिट किया है, एसबीआई एग्जिट किया पूरा, इंडियन बैंक पूरा एग्जिट किया है। खाली चार पांच और बैंक्स बाकी हैं, तो वो रिटेस्ट पे होल्ड करेगा और फिर वहां से ऊपर की तरफ चलेंगे। इसका भी साइकिल पूरा बाकी है अभी।
फ्रेश ब्रेकआउट है, इतना बड़ा ब्रेकआउट मैं पहले बता चुका हूँ, इतना बड़ा ब्रेकआउट इतनी जल्दी खत्म नहीं होता है अनलेस कि वो यहाँ से ब्रेक डाउन दे दे। तो हम यहाँ पे देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे कि यहाँ पे कैसा बिहेव करता है, यहाँ पे ठीक ठाक बिहेव करा तो रिवर्सल हमको मालूम चल जाएगा, वापस से फ्रेश एंट्रीज बना लेंगे जो जो हमने एग्जिट किए। बट एज ऑफ नाउ हमारे पास लिमिटेड पोजिशन है, रिस्क लिमिटेड है, इतना कोई बड़ा खास रिस्क नहीं है। अब कोल इंडिया जिसमें आता है, वापस से उसकी बात करते हैं, CNX PSE की। ये भी हमने डिस्कस किया था बहुत पहले कि ये चैनल टॉप हिट करेगा और वहाँ थोड़ा टाइम लेके वापस ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देगा। कोल इंडिया इसी में आता है। और अ, हमने पहले ये डिस्कस किया था कि बाकी सारे सेक्टर्स ने ब्रेकआउट दिया है, बट इसमें अभी तक नहीं हुआ है, तो मैं इसमें उम्मीद करूंगा कि थोड़ा टाइम लेगा बट ब्रेकआउट करेगा। और हमारा सेक्टोरल थीम प्ले तो है ही, नहीं करेगा तो फिर हम एग्जिट कर लेंगे पोजीशन, बट अगर करेगा तो फिर अच्छा मूवमेंट हमको मिलेगा। और ज्यादा हमारे पास इसके स्टॉक्स है नहीं। HAL था, HAL हमारा एग्जिट हो गया, मतलब पहले हमने प्रॉफिट पे निकाला, फिर हमने थोड़ा बहुत लॉस पे निकाला, मोटा मोटा कॉस्ट पे निकल गया HAL। बट कोल इंडिया हमारा एक है जिसमें प्रॉब्लम है, बाकी तो हमारे सारे एग्जिट हो गए। और स्मॉल कैप का, हाँ, और वो फोर्थ वेव वाला मुझे क्यों लग रहा है, मैं वापस एक बार स्मॉल कैप के थ्रू भी बताता हूँ। जैसे ये चीज मैंने पहले भी बताई होगी कि जब भी कर्वेचर इस तरह से चेंज होता है तो हम उम्मीद नहीं कर सकते कि वो डायरेक्टली ब्रेकआउट दे देगा, वो थोड़ा टाइम लेगा। आप कहीं भी देखो, जैसे यहाँ पे कर्वेचर थोड़ा पैराबोलिक जा रहा था, वो दिख रहा था कि वो इस कर्वेचर में आ रहा है। ये वाला कर्वेचर देखो, ये कर्वेचर हमारा थोड़ा सा कॉनके कॉन्वेक्स था, ये वाला कर्वेचर हमारा कॉनकेव था, तो उसने ब्रेकआउट दिया, यहाँ पे ब्रेकआउट नहीं हुआ। सेम अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो ये फिलहाल के लिए कॉनकेव है, बढ़ रहा था तेजी से, सीधी लाइन में जा रहा था, बट ये सॉरी कॉन्वेक्सिटी इसमें आ रही है, तो मैं एकदम से उम्मीद नहीं करूंगा कि ये सीधे जाके ब्रेकआउट दे देगा। तो उसमें भी वही चीज है, इसमें भी वही चीज हो रही है कि 20 MA ब्रीच कर दिया, 50 पे सपोर्ट ले रहा है, 50 को ब्रीच करेगा तो 200 MA का टेस्ट आ जाएगा। यहाँ पे इसमें तो एक बार भी प्रॉपर टेस्ट हुआ नहीं 200 MA का, तो 200 MA का एक बार टेस्ट तो बनता है। तब तक मार्केट साइडवेज रहेगा, स्मॉल कैप का यहाँ पे साइडवेज रहेगा रेजिस्टेंस लेते हुए, और फिर हम चलेंगे ब्रेकआउट की तरफ, तब वहाँ पे प्ले आउट करेंगे। तो कायदे की बात यह है कि बुल मार्केट बाकी है, इवन स्मॉल कैप में भी बहुत बड़ा बुल मार्केट बाकी है, अभी तक कुछ खत्म नहीं हुआ है। तो अगर कोई ट्रैप्ड फील कर रहा है तो ट्रैप्ड फील ना करे, थोड़ा बहुत 2-4 महीने के लिए करेक्शन देखने को मिल सकता है, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। नहीं तो अभी से अगर शुरू हो गए तो अब क्या पता अभी ब्रेकआउट दे दे, चांसेस कम है, बट व्हाट इफ अगर दे दे तो अच्छी बात है, तो हमारे प्रॉफिट्स में आ जाएंगे, वापस एंट्रीज हो जाएंगी। नहीं होगा तो 2-4 महीने का प्रॉब्लम रहेगा, उसके बाद हमारा वापस से बुल मार्केट चालू हो जाएगा। और मनी कंट्रोल पे एक डेटा पॉइंट दिखता है जहाँ पे FIIs लगातार सेलिंग कर रहे हैं, मतलब उसका भी मैं एक और कोरिलेशन बताता हूँ कि कैसे उस डेटा से हमको चार्ट्स के साथ में रिलेट करना है। अब जैसे ये वाला पॉइंट था जिसमें हम 3-4 महीने हम मतलब मार्केट टाइम पास किया था बहुत, 3-4 महीने लग रहा है कि ब्रेकआउट दे रहा है, फिर नहीं दे रहा, फिर नीचे आ जा रहा है, फिर लग रहा है ब्रेकआउट दे रहा है, फिर नीचे आ जा रहा है। तो यहाँ पे काफी फ्रस्ट्रेट कर दिया था, कोई ट्रेंड नहीं था, प्रॉपर साइडवेज मार्केट था। अब इससे पहले वाला जो फेज था, ये वाला फेज था, यहाँ पे लगातार FII लगातार सेल कर रहे थे, एंड DII भी लगातार सेल कर रहे थे, बट रिटेलर्स भर भर के बाय कर रहे थे। सेम ये वाले पॉइंट पे हो रहा है, अभी भी हो रहा है, FII सेल कर रहे हैं, DII सेल कर रहे हैं, बट रिटेलर्स आर द वन हुआ बाइंग। तो दैट इज वही सिंपल सा, जैसे IRCTC में हुआ माल चिपकाने वाली चीज, डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं उसको टेक्निकली, कि डिस्ट्रीब्यूशन हो गया ऊपर के लेवल्स पे, अब थोड़ा करेक्शन जाएगा, वो लोग फंड्स मूव करेंगे और रिटेलर्स इसी इसी एरिया में बैठे रहेंगे, 3-4 महीने टाइम वेस्ट करेंगे, और फिर जब वो हार मान के गिव अप कर देंगे कि भाई मैं अपना पोर्टफोलियो पूरा एग्जिट कर रहा हूँ, देन वहां से ट्रेंड अपना वापस शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे भी उस तरह का एक डेटा पॉइंट देखने को मिल रहा है, फ्यूचर्स के डेटा में भी सेम चीज हो रही है, और कैश के डिलीवरी डेटा में भी सेम चीज हो रही है। तो मैं उस वजह से भी उम्मीद कर रहा हूँ कि हाँ, 200 MA टेस्ट होना काफी काफी ज्यादा प्रोबेबल है। तो ये डेटा पॉइंट भी हमको सपोर्ट कर रहा है। अब मेटल्स वाली एक और चीज, जैसे आ, ये वाला पॉइंट बताता है कि यहाँ पे मेटल्स काफी अच्छा रन दे रहे थे, तो उसका एक और रीजन दिखाता हूँ। DXY हमारा डॉलर में आ गया है ब्रेकडाउन। अगर आप देखो कि डॉलर ब्रेकआउट को सस्टेन नहीं कर रहा है और डबल टॉप बना के नीचे की तरफ जा रहा है, और हमारे जो यील्ड्स हैं
यील्ड्स लगातार बुलिश मूवमेंट देने का ट्राई कर रहे हैं। नीचे आ गए, बहुत मेजर रेजिस्टेंस से नीचे आए हैं, बट इट्स जस्ट अ ये सिर्फ इनवर्स हेड एंड शोल्डर्स से पहले का रेजिस्टेंस है, और उसको ब्रेकआउट देने की बिल्कुल तैयारी पे है। यहाँ से यील्ड्स राइज कर रहे हैं, बट मेटल्स राइज नहीं कर रहे हैं, जो कि हमको एक इनिशियल ट्रिगर प्रोवाइड करा कि हाँ, ये राइज कर रहे हैं, मतलब मेटल्स, मतलब बेसिकली ये हमारा लीडिंग इंडिकेटर हो जाएगा कि यील्ड्स हमारा राइज कर रहे हैं, इन्फ्लेशन हमारा राइज होने के कगार पे है। मतलब मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है कि इन्फ्लेशन आएगा, तो इन्फ्लेशन किस वजह से आएगा? कमोडिटी के प्राइसेस बढ़ेंगे। कमोडिटी के प्राइसेस बढ़ेंगे तो कौन से स्टॉक्स भागेंगे? मेटल्स के भागेंगे, कॉटन के भागेंगे, और सी कॉफी के भागेंगे, वीट के भागेंगे। ऐसे जो भी हमारे स्टॉक्स होंगे वो भागेंगे। तो ये भी हमको एक लीडिंग इंडिकेशन दे रहा है कि मार्केट, जो मेजर स्टॉक्स होंगे, लार्ज कैप्स होंगे, वो थोड़े करेक्टिव फेज में जाएंगे, क्योंकि जब भी ये चलता है तो मार्केट करेक्टिव फेज में जाता है, और हमारे मेटल्स उस टाइम पे चलते हैं। ये वाला फेज था वो, जहाँ पे मार्केट करेक्टिव फेज में था, बट मेटल्स एकदम दनादन भाग रहे थे। तो उस तरह का प्लेसमेंट अभी यहाँ पे फॉर्म हो रहा है। तो देखते हैं। ये सारे डेटा पॉइंट्स के बेसिस पे ही मैंने बोला कि मार्केट अभी उतना अच्छा शेप में नहीं दिख रहा है, एक्सेप्ट मेटल्स। इसीलिए मेटल्स को मैंने सेलिंग नहीं दिया। थोड़े बहुत कल जेएसएल में बुकिंग कराई, ग्रेफाइट में कराई, वो बफर के लिए था। बट जैसे ही ट्रिगर मिलेगा कि ये ब्रेकआउट हो रहा है डीएक्स5 में, और प्रॉपर ब्रेकडाउन आ रहा है, मेटल्स में रिवर्सल दिख रहा है, हम वापस एंट्री लेंगे। तब तक के लिए छोटा पोजीशन में देखते हैं, मार्केट को ऑब्जर्व करते हैं कि मार्केट कैसा चल रहा है। बट मोटा मोटा कंक्लूजन सिर्फ यही था कि बुल मार्केट इज फार फ्रॉम ओवर। मतलब बहुत टाइम है अभी, 1 साल में, 1.5 साल में बुल मार्केट खत्म नहीं होता है। आराम से 2-3 साल और हैं जिसमें हमारी ये पूरी वेव चलती रहेगी, और बीच बीच में छोटे मोटे करेक्शन आएंगे, सर्कुलर करेक्शन आएंगे, या फिर डायरेक्ट प्राइस करेक्शन आएंगे, तो उसको हमको थोड़े टाइम के लिए एंड्योर करना है, थोड़ा वेट करना है, और जैसे ही सही मौका आएगा कैश हाथ में रखना है और एंट्री करनी है। तो आगे इस तरह से प्ले आउट करने वाले हैं। फार्मा, फार्मा को तुम बताओगे, चलो मैं चार्ट खोलता हूँ। देखो क्या लग रहा है? हाँ, पर लेकिन कितनी बार किया है? हम्म। हाँ, 2 बार हुआ है, बट लेकिन टाइमिंग देखो अलग अलग है टाइमिंग। अब जैसे अ, जब मार्केट यहाँ पे करेक्ट हो रहा था, सितंबर वाला फेज था, तब फार्मा करेक्ट नहीं हुआ। अगर आप निफ्टी का चार्ट देखोगे ये वाले जोन पे, तो निफ्टी ने 200 मूविंग एवरेज को टच किया, बट फार्मा ने नहीं किया, फार्मा ने बाद में किया। ठीक है, तो फार्मा का साइकिल थोड़ा डिलेड है। हम इसमें ये मान के चलेंगे कि ये जो एक पीरियड था, इसमें हमारा निफ्टी जब यहाँ पे 200 मूविंग एवरेज टच किया, फार्मा ने जाके कितने महीने बाद, कुछ 4 महीने बाद जाके टच किया। तो अगर अब निफ्टी करेक्टिव फेज में जा रहा है। हम्म। क्या? हाँ, नहीं, कोरोना वाली जो भी चीज थी वो यहाँ पे खत्म हो गई थी। उसके बाद जो भी चीज हो रही थी, वो प्रॉपर मार्केट के हिसाब से हो रही थी। यहाँ तक जो भी था वो मैनिपुलेटेड था। अगर आप देखोगे तो यहाँ से फॉल आया और उतनी तेजी, अगर यहाँ से डायरेक्टली कनेक्ट करोगे दिख जाएगा कि एक ही चीज है। इस पार्ट को डिलीट कर दोगे तो दिख रहा है कि ये डायरेक्ट कनेक्टिविटी है। ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक है। तो अब यहाँ पे पहले ही टच कर गया, तो मतलब फार्मा स्टॉक्स हैं जो हमारे वीक है। ये समझ में आ रहा है कि पहले ही ये 200 मूविंग एवरेज को टच कर गया है, तो फार्मा स्टॉक्स हमारे वीक है। इसका बेस्ट एग्जांपल दिखाता हूँ कि जो हमारा सबसे स्ट्रॉन्ग स्टॉक था, लॉरस लैब्स, वो भी 200 पे आ गया पहले ही। ठीक है, और चैनल ब्रेकडाउन दे दिया है। और एक और डेटा पॉइंट बताता हूँ, जब चैनल ब्रेकडाउन होता है, तो वो जितने टाइम से इस वाले चैनल में था, जितना टाइम उसने यहाँ स्पेंड किया था, उतना ही टाइम यहाँ और स्पेंड करेगा, टाइम पास करेगा। ऐसा नहीं बोलूंगा कि वो बिल्कुल क्रैश हो जाएगा, बट वो धीमे 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 इस ये लाइन, ये जो पॉइंट्स है वो स्क्वीज इन करेंगे, यहाँ जाएगा, तब जाके ब्रेकआउट आएगा। तो सेम चीज हमारे निफ्टी फार्मा में होगी। नहीं नहीं, जाता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जाता नहीं है। जैसे मैं दिखाता हूँ, मतलब वो टेस्ट टेस्ट करना डजंट मीन कि बस उतना ही पे आएगा और चला जाएगा। हमको उसके हिसाब से स्ट्रक्चर भी देखना है। वो क्या करेगा, वो उसके नीचे जाएगा, थोड़ा टाइम पास करेगा, मतलब साइडवेज रहेगा। करेक्शन डजंट मीन ऑलवेज प्राइस करेक्शन।
टाइम करेक्शन ऑल्सो मीन्स टाइम करेक्शन, कि आपका कैपिटल फंस गया, वो ना तो ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, वो वहां पे प्रॉपर सपोर्ट बनाएगा, और जब बिल्कुल उसके पास एक वॉलेटिलिटी कंप्रेशन होगा और ब्रेकआउट देने के लिए रेडी होगा, तब जाके ब्रेकआउट देगा। जैसे अगर हम इसके थोड़े पुराने चार्ट्स पे जाएंगे ना, तो ये चीज थोड़ी एविडेंट हो जाएगी। ये तो लॉरस लैब्स का हो गया। निफ्टी फार्मा, निफ्टी का ही दिखाता हूँ चलो। हाँ। हम्म। हम्म। हाँ मैं बताता हूँ, कैसे रहेगा। जैसे पहले एक बार मैं ये मूविंग एवरेज वाली बात क्लियर कर दूं। अब जैसे ये वाला पॉइंट था, ये इसका मत ये जो इसको ब्रीच कर गया, दैट डजंट मीन कि यहाँ पे बेरिश हो गया। वो वापस आएगा, रिट्रेस करेगा, थोड़ा टाइम लेगा। जैसे इसने यहाँ पे टाइम लिया, और जब सपोर्ट मेंटेन हो गया, तब वापस रैली शुरू हो गया। कई बार वो बिल्कुल वहीं से रैली कर जाएगा, कई बार बिल्कुल वहीं से रैली कर जाएगा, कई बार उसको ब्रीच भी कर जाएगा। तो ब्रीच कर गया डजंट मीन कि उसके ऊपर नहीं आएगा वो। 200 मूविंग अगर स्ट्रॉन्ग स्क्रिप है या फिर स्ट्रॉन्ग हमारा ट्रेंड है, तो वो जाएगा, सेंटिमेंट में चला जाएगा, वापस से वो स्टेबल होकर वहां पे ऊपर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है पॉइंट ये वाला। तो बाय बाय कॉल हम तब लेंगे जब वो यहाँ पे। हाँ बताओ। हाँ तो मैं बताता हूँ प्ले आउट कैसे होगा। आप उसका टेंशन मत लो। नहीं, रुको रुको, मैं बताता हूँ क्या करना है। मैं प्लान बताता हूँ आपको क्या करना है और कब एग्जिट करना है, ठीक है। अभी लेकिन फिलहाल 200 मूविंग एवरेज वाली बात क्लियर हुई कि 200 मूविंग एवरेज के नीचे जा सकता है और वापस से सस्टेन करेगा, तब हमको ट्रिगर लेना है। बाई ट्रिगर यहाँ पे नहीं लेना है। बाई ट्रिगर हमको तभी लेना है जब वो 200 मूविंग एवरेज सस्टेन कर रहा है। तो हम यहाँ के आसपास देखेंगे, यहाँ प्राइस एक्शन आपको रिवर्सल दिखेगा, तो हम बाई ट्रिगर करेंगे। तो अभी हमारा जो पॉइंट था वो यही था कि 200 मूविंग एवरेज आएगा, वहां पे कैसा प्ले आउट करेगा, उसके हिसाब से हम वहां पे आगे डिसीजन लेंगे। सेम चीज है हमारे लॉरस लैब्स में। इसका भी बिल्कुल डिट्टो सिमिलर एग्जांपल दिखाऊंगा मैं, लॉरस लैब्स का जैसा है चार्ट। तो आइडिया लग जाएगा कि प्ले आउट कैसे होना है। अब हमारा ये इस चैनल में चल रहा था, इस चैनल का हमारा हो गया ब्रेकडाउन। अब वो पहले आया 200 मूविंग एवरेज पे, 200 से वापस से उसने चैनल में एंट्री करने का ट्राई किया पर नहीं हो पाई। वो वापस से आज ब्रेकडाउन हो गया, वापस से 200 में टेस्ट हो गया। अब वो इसी पे, इसी के अराउंड घूमता रहेगा, और यहाँ पे जब एक बार अच्छा कंसोलिडेशन हो जाएगा, कि जब यहाँ पे हमारा 200 मूविंग एवरेज पे जो सपोर्ट है वो स्टैब्लिश हो गया, तो वो यहाँ से ब्रेकआउट देने का ट्राई करेगा। अगर हमारे जो फंडामेंटल्स है वो इंटैक्ट हैं, तो हम प्राइस एक्शन इस जोन में देखेंगे। यहाँ से भी ब्रीच होता है तो एग्जिट करना है, मतलब अगर वो 200 के नीचे सस्टेन कर रहा है, देन एग्जिट करना है। सस्टेन से मतलब मैं दिखाता हूँ कैसे। इसका एग्जांपल है एयरटेल।
एयरटेल का ये वाला टाइम था जब मतलब कोरोना के बाद ही, मतलब कोरोना जब क्रैश हो गया था, सब सेटल हो गया था मार्केट, तभी तब यहाँ से उसने नीचे का ब्रेक डाउन दे दिया। जब यहाँ पे ब्रेक डाउन दे दिया और वो सस्टेन कर रहा है, आप देख रहे हो कि जैसे लॉरस में क्या हुआ कि यहाँ पे आया और तुरंत बाउंस बैक आया, इसमें भी आया और वापस सेलिंग आ गई। अब वो उसके नीचे जाए जा रहा है, जाए जा रहा है, बाउंस बैक आया भी पर वो 200 तक भी नहीं आया, खाली 50 तक आया, 20 तक आया और वापस नीचे आ गया। तो भाई मैं यहाँ पे एग्जिट करूंगा कि यहाँ पे सपोर्ट मेरा बैठ नहीं रहा है, तो मैं यहाँ पे एग्जिट कर दूंगा। वापस एंट्री कब देखेंगे, 200 के ऊपर आ गया तब हम वापस एंट्री देखेंगे। अब की बार जब 200 के ऊपर आया तो उसने सपोर्ट बार बार लिया, मेंटेन किया और तब जाके उसमें फाइनल रैली आई। तो ये साइकोलॉजिकली हमको समझना पड़ेगा कि हमको यहाँ पे एग्जिट करना है और री एंट्री हमें यहाँ पे करनी है, ट्रैक पे रखना है उसको, वापस हम लगातार ट्रैक पे रखेंगे, तब जाके हम उसको यहाँ पे जब सपोर्ट मेंटेन हो गया, वापस बार बार सेम लेवल्स मिल रहा है, ये मिला, ये मिला, ये मिला, सेम लेवल्स हमारे सस्टेन हो रहे हैं, तो हम वापस से एंट्री कर लेंगे और ओवरऑल मार्केट का प्लेसमेंट कैसा है वो भी देखेंगे। अब इसका लॉरेस वाला एग्जांपल हमारा बिल्कुल दिखाता हूँ मैं, सेम टू सेम एग्जांपल कॉपर में। ठीक है, कॉपर में ये हमारा लॉन्ग टर्म ट्रेंड चल रहा था, ब्रेक डाउन हो गया भाई, हम आ गए धीरे धीरे 200 मूविंग एवरेज पे। एक बार टेस्ट किया, वापस ऊपर आने का ट्राई किया, वापस टेस्ट किया, दो तीन बार टेस्ट किया, जब यहाँ पे हमारे बार बार हमारे लॉन्ग विक्स बन रहे हैं, तो देखो यहाँ लॉन्ग विक बना है, यहाँ लॉन्ग विक बना, यहाँ लॉन्ग विक बना, तो इससे हमारे हमको क्या समझ में आ रहा है, इससे हमको समझ में आ रहा है कि 200 मूविंग एवरेज के नीचे सस्टेन नहीं कर पा रहा है, वो बार बार ऊपर चला जा रहा है विथ गुड डिमांड। जब यहाँ पे हमारा प्रॉपर सस्टेनेंस आ गया कि भाई सस्टेन कर ले रहा है इसको आराम से, इसके ऊपर के लेवल्स को, देन वहां से रैली आ गया। तो ये चीज हमको आइडेंटिफाई करनी होगी लॉरस में। अब वो जो टाइम वाली बात कर रहा था कि टाइम, कि जब यहाँ से ब्रेक डाउन एक बार हमारे चैनल का आ गया, वापस से इसने भी एंट्री करने का ट्राई किया पर नहीं कर पाया, तो उसने आराम से टाइम लिया, इस पूरे टाइम में साइडवेज रहा, ना नीचे गया ना ऊपर गया, साइडवेज रहा। और जब यहाँ पे जब हमारा सपोर्ट स्टैब्लिश हो गया तो उसने रैली दे दी। सेम आपको लॉरस लैब्स में भी दिख जाएगा। ठीक है, दिखाई पड़ रहा है क्लियर एकदम। तो मैं यही उम्मीद करूंगा कि अनटिल और अनलेस ये वापस से री एंट्री करता है चैनल में, इस वाले मेन वाले में, मैं यही उम्मीद करूंगा कि ये साइडवेज रहेगा, साइडवेज रहेगा, यहाँ पे अपना सपोर्ट स्टैब्लिश करेगा, सपोर्ट स्टैब्लिश होगा, देन वापस एक रैली आ जाएगा। ठीक है। हाँ, हाँ, ठीक है। तो यही सारे पॉइंट्स मेरे को बताने थे। हाँ, एक मिनट। यार तुमको तो मैंने ऑफर दिया यार, तुम्हारा अकाउंट लेके शॉर्टिंग वॉटिंग कर दूंगा मैं, तुम फिर भी डर रहे हो। हाँ, इसका तो बहुत ही, अब ये क्या है ना, ये बहुत ही मतलब बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल पॉइंट पे है। अगर हम ग्लैंड फार्मा की बात करेंगे तो ये है ना हमारे मंथली 200 पे है। ठीक है, यहाँ से ब्रीच करना मतलब बहुत मुश्किल होता है, बट अगर यहाँ से ब्रीच कर रहा है तो चुपचाप से एग्जिट कर देना। ठीक है, मंथली 200 मूविंग एवरेज मतलब बिल्कुल क्रिटिकल जोन आ गया कि भाई कुछ है नहीं स्टॉक में दम, और जबरदस्ती का इसको पंप किया गया था। बट अगर यहाँ से ये टर्न लेता है देन अच्छा मूवमेंट दे सकता है। चैनल बॉटम है और हमारा यहाँ से टर्न लेगा तो अच्छा मोमेंट देगा, वरना यहाँ से ब्रीच करेगा तो शांति से एग्जिट हो जाओ। बहुत ही सिंपल चार्ट है इसका तो। लॉन्ग टर्म तो अच्छा है, उसका ट्रेंड इंटैक्ट है और कुछ मेजर इशू तो नहीं दिखाई पड़ रहा मुझे। और हाँ, फिलहाल के लिए देखो ये वाला जो पोर्शन है ये आ गया है 200 के नीचे, 200 के नीचे सस्टेन कर रहा है। तो अगली बार जब ये बाउंस बैक करके 20 को टेस्ट करने का ट्राई करे तब देखो कि ये वापस से चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि ट्रेंड तो इसमें भी डाउन दिखाई पड़ रहा है और अर्निंग्स इसकी आने वाली है या फिर आ गई है, कल आने वाली है। तो वो पहले से उस चीज को शायद फैक्टर इन कर रहा है, तो कल मालूम चल जाएगा कि इसको किधर जाना है। अगर ऐसा रहता है तो फिर ये वाला सपोर्ट टेस्ट होने के अच्छे चांसेस हैं, यहाँ से हम देखेंगे कि
इधर ऐसे जाके कुछ हमारा ट्रेंड चेंज होने का ट्राई करेगा, जाता है मतलब काफी ज्यादा। ऐसा नहीं होता कि अगर 200 के नीचे आ गया तो बस किस्सा खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। मेन है कि उस टाइम पे हमको शॉर्ट टर्म के लिए एग्जिट करना है और वापस से री एंट्री के चांसेस देखने हैं, या तो आइदर एट सपोर्ट्स या फिर आइदर एट कि भाई वापस से हमारा ये जो बुलिश जो हमारा ये ट्रेंड होता है इस तरह से हमारा स्टैब्लिश हो रहा है। अब मतलब एक आध साल के लिए छोड़ोगे तो थोड़ा दर्द देखने को मिल सकता है, क्योंकि अगर मार्केट ऐसा ही रहा तो देखो ये क्लियर एबीसी है हमारा, ए और बी था, यहाँ पे सी हमारा फॉर्म हो रहा है। और जनरली जो हमारा ए वेव होती है, जो ए करेक्टिव वेव होती है वो सी के बराबर होती है। तो अगर देखोगे इसका लेंथ और इसका लेंथ, तो ये यहीं के आसपास ही आएगा मेरे हिसाब से। तो ये इसका नेक्स्ट सपोर्ट है और यहाँ से ट्रेंड चेंज होगा। अगर हम इसको बड़े टाइम फ्रेम पे देखें, तो बड़े टाइम फ्रेम पे तो इसमें इस तरह के करेक्शंस काफी वो हैं, जैसे ये वाला पॉइंट है कि काफी मेजर करेक्शन आया। जैसे यहाँ पे उस एबीसी का भी फर्स्ट लेग चालू है, यहाँ फर्स्ट लेग है, सेकंड लेग, थर्ड लेग, उसके बाद जाके एक बड़ा ट्रेंड स्टैब्लिश हुआ, क्या पता यहाँ पे भी वैसे ही हो जाए। तो इसीलिए वहां पे शॉर्ट टर्म के लिए एग्जिट कर सकते हो अगर कैसा भी है, या फिर अगर लॉन्ग टर्म होल्ड करना है तो थोड़ा बहुत ड्रॉ डाउन देखना पड़ सकता है थोड़े टाइम के लिए, बट फिर लंबा रैली देखने को मिलेगा। लॉन्ग टर्म में तो ट्रेंड इंटैक्ट है। अगर इसका मैं पोलैरिटी लाइन भी बना दूंगा ना, तो पोलैरिटी लाइन उसके नीचे ही आ रहा है अभी, मतलब अभी तक प्रॉपर ब्रेकआउट नहीं हुआ है मीन रिवर्जन का। तो मैं यही उम्मीद करूंगा कि थोड़ा टाइम यहाँ पे स्पेंड करेगा तब जाके इसको ब्रेकआउट देगा। है मतलब टाइम है इसको वापस से ब्रेक करने में। 3-4 महीने आने वाले में हम वही दो तरीके मैंने बताए थे, हमने पोजीशंस ऑलमोस्ट आधी कर दी हैं, 50% पोजीशंस ही होंगी आपके पास भी, ठीक है। तो दो मैंने व्यू बताया कि जैसे जो भी इस तरह के करेक्शंस आते हैं, ये हमारा फोर्थ वेव का करेक्शन है, फोर्थ वेव के बाद आती है फिफ्थ वेव। तो फिफ्थ वेव तो आनी है, ये काफी सारे अच्छे चांसेस हैं, या तो अभी तुरंत ही आ जानी है या फिर 2-4 महीने बाद आनी है। तो जो मेजर ड्रॉडाउंस होंगे वो आपके मैक्स टू मैक्स 20 या 30% के होंगे, इससे ज्यादा मेजर ड्रॉडाउंस नहीं होंगे। एंड उसके बाद हमारा बुल मार्केट वापस से कंटिन्यू होना है। उसका मैंने डेटा पॉइंट क्या बताया था, 200 मूविंग एवरेज। अगर बुल मार्केट सस्टेन होना है तो 200 मूविंग एवरेज टेस्ट होगा और वापस से बुल मार्केट आगे 7-8 महीने के लिए चालू रहेगा। तो अभी तक एक बार ही हमारा टेस्ट हुआ था 200 मूविंग एवरेज, एक बार अभी हो गया, तो एक वो हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन जाएगा। और वहां से हम अगले 8-9 महीने लगातार रैली करेंगे, तो उस टाइम आपका पोर्टफोलियो अच्छा खासा बढ़ जाएगा। बस 2-4 महीने की बात है, 2-4 महीने में हमको साइडवेज या फिर थोड़ा सा स्टीप करेक्शन देखने को मिल सकता है। प्ले आउट यही करना है कि हमको सेक्टर स्पेसिफिक रहना है। साइक्लिकली हमारे पास पीएसयू और मेटल्स ही ऐसे सेक्टर हैं जो चले नहीं है, जो कि चलने के चांसेस हैं। तो अगर ब्रॉडर मार्केट करेक्शन फेज में जाएगा तो हम मेटल्स और पीएसयू में इन्वेस्टेड रहेंगे, क्योंकि उसमें करेक्शन आएंगे पर कम आएंगे एज कम्पेयर टू द ब्रॉडर मार्केट। तो सेक्टर के हिसाब से खेलना है, कम पोजीशन रखनी है, और जैसे ही हमको देखिएगा फाइनली ब्रेकआउट हो रहा है तो वहां पे हमको कैपिटल डिप्लॉय करना है। 200 आया तो 200 पे डिप्लॉय करना है। इंट्राडे पे हम शॉर्ट करने का ट्राई करेंगे, क्योंकि शॉर्ट होता है तो काफी क्लियर शॉर्ट होता है, जैसे आज का था। आज काफी क्लियर शॉर्ट अपॉर्चुनिटीज थी, मालूम पहले 2 घंटे में मालूम चल गया था कि सेलिंग और फर्दर होने वाली है, क्योंकि जब इतनी सस्टेन सेलिंग होती है, जनरली क्या होता है गैप डाउन होता है और सेलिंग होती है और वापस से बाउंस बैक कर जाता है। तो दैट इज नेवर अ शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी। जैसा आज का दिन होता है कि मार्केट गिर रहा है और सस्टेन तरह से गिर रहा है, तो हमको मालूम चल जाता है कि भाई आगे भी कंटिन्यू सेलिंग आने वाली है, तो हम अच्छा खासा रिस्क रिवॉर्ड हमको वहाँ पे आराम से मिल जाता है। जब जिस पॉइंट पे मैंने एग्जिट किया था, एग्जिट करवाया था, उसके बाद भी 250 पॉइंट गिरा है मार्केट। हम्म। तो प्ले आउट करने का तरीका मैंने जो बताया वो यही है कि हमको 200 मूविंग एवरेज का वेट करना है, वहां पे डिप्लॉय करना है। या फिर अभी अगर हमारा करेक्शन वाला व्यू गलत होता है और वापस से मार्केट बुलिश होता है, तो वापस एंट्री करनी है। दीज आर द ओनली टू व्यूज। बट मेरे हिसाब से 2-4 महीने के लिए थोड़ा सा मार्केट साइडवेज रहेगा, बहुत ज्यादा राइज कर गया था, थोड़ा कूल ऑफ होगा, आरएसआई ठंडा होगा और सेक्टर वाइज करेक्शन आते रहेंगे। उसके बाद जाके हम अपनी पोजीशंस बनाना शुरू करेंगे कैपिटल अच्छे अच्छे प्राइसेस पे। हाँ, हाँ उसको नहीं देखना है। हाँ। हम्म। हाँ। हाँ।
हम्म। हाँ, तो दो तरह से प्ले कर सकते हैं, 50% कर लो और 50% रहने दो। मतलब कॉस्ट निकल आएगा, क्योंकि अगर 120 पे लिया है तो उसके बाद अगर आधा कर लोगे तो तुम्हारा कॉस्ट ऑलमोस्ट निकल आएगा। तो तुम्हारा इन्वेस्टमेंट लॉस फ्री है। और वापस से जब नीचे आएगा तो वापस एंट्री कर सकते हो, पर नीचे देखो आना है। रिटेस्ट वाली थ्योरी ऐसा नहीं होता कि फेल होती है। मोस्ट ऑफ द केसेस में 99% केसेस में रिटेस्ट करने के लिए आता है। तो रिटेस्ट करने के लिए कभी ना कभी आएगा, तब वापस एंट्री ले लेंगे। नहीं आएगा तो हमारे पास ऑल्टरनेटिव स्टॉक्स भी हैं। जैसे अगर पावर की बात करेंगे तो एबीबी इंडिया भी उतना ही अच्छा है जितना हमारा टाटा पावर है। तो हम वहाँ की जगह वहाँ मूव कर लेंगे। हम काफी अटैच हो जाते हैं स्टॉक से कि यार इसने हमको मल्टीपैकर देना था। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ कि मतलब अलग अलग व्यू करने के हमारे तरीके हैं। कि अगर आपको एक बाय एंड फॉरगेट है, जैसे मैंने मेरा बताया कि एसआरएफ मैंने 1600 रुपये पे लिया था। मैंने ना एलटीटीएस 1200 पे लिया था। वो बहुत टाइम तक वहीं पे रहा, बार बार उसके नीचे भी आया। मैं पैनिक कर गया, मैंने एग्जिट कर दिया। बट लेकिन उसके बाद वो गया, एक बार और नीचे आया। तब तब भी ऐसा लगा कि हाँ ठीक है, सही एग्जिट किया था। उसके बाद तो रुका ही नहीं फिर वो। तो ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि भाई अग, अगर आपको कोर पोर्टफोलियो का आपका है कि बाय एंड फॉरगेट, तो भाई उसको अगले 3-4 साल मत देखो। अगर 6-7 महीने वाला सीन है तो जैसा हम कर रहे हैं वैसे कर लो। दोनों दोनों। हाँ, हाँ, तो फिर मतलब इतना मत सोचो। मतलब 20-30% आएंगे। मैं एग्जांपल दिखाता हूँ, एसआरएफ वाला मेरा पूरा साइकोलॉजी दिखाता हूँ मैं कि मैंने क्या किया था उसमें। मेरी एंट्री, अच्छा इसका प्राइस अभी वो हो गया, स्प्लिट हो गया है, तो पहले कुछ और दिखाता था। मेरी एंट्री यहाँ के आसपास कहीं थी, इस जोन के आसपास थी, यहाँ पे शायद, यहाँ पे थी, हाँ। और यहाँ से वो तुरंत नीचे आने लगा तो मैंने नहीं बेचा। वापस ऊपर गया और फिर वो रिटेस्ट करने के लिए आया। मैं सोचा कि भाई अब तो वापस से नीचे इसी तरह से नीचे आ जाएगा। मैंने यहाँ लिया था और यहाँ के यहीं पे आराम से उसको मैंने काट दिया। फिर ऊपर गया, फिर बहुत बुरा लगा। फिर जब कोविड में नीचे आया तो मुझे लगा हाँ ठीक है, चलो बढ़िया है, बच गया। उसके बाद से फिर देखो वो रुका ही नहीं, फिर तो यहाँ से 4-5 टाइम्स हो गया। तो ये होता है, मतलब उसने कितना टाइम का, मेरा 2 साल का मेरा पेशेंस टेस्ट किया। पर लेकिन तीसरे साल में मेरे को इतना रिटर्न दे दिया कि ठीक है, मतलब वर्थ इट था। उतना इतना इतना वेट करना वर्थ इट था। तो ऐसा होगा। तो मे बी टाटा पावर में ऐसा हो कि वापस से 160 170 आ जाए और उस टाइम पे साइकोलॉजिकली बहुत बुरा फील हो रहा हो। बट अगर कन्विक्शन है, साइज ठीक है पोजीशन का, तो बैठो आराम से, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, हाँ, तो बस फिर इतना टेंशन वाली कोई बात नहीं है। हम्म। हाँ। हम्म। 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 हाँ, तो उससे भी हम अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि इतने बड़े आईपीओ आ रहे हैं और लोग वहां पे पैसा लगाएंगे, तो पैसा कहीं ना कहीं से निकालेंगे। या तो अपनी सैलरी से निकालेंगे या फिर वो मार्केट से ही वापस निकालेंगे। अब क्योंकि मार्केट इस टाइम पे करेक्ट हो रहा है, तो हायर चांसेस कि वो मार्केट से ही पैसा निकालेंगे। जो वो रिटेलर्स जनता होगी वो मार्केट से पैसा निकालेगी और उधर इन्वेस्ट करेगी। तो वो भी अगेन इंडिकेट करता है कि हाँ, मतलब मार्केट में बहुत ज्यादा पंपिंग नहीं होगी पैसे की। हाँ, मतलब शॉर्ट टर्म के लिए बस, और कुछ नहीं। बहुत मतलब बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा उससे, मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा चंक का असर नहीं है, बट फिर भी क्योंकि सबसे बड़े आईपीओ हैं तो कहीं ना कहीं फर्क पड़ता है। अरे पर मार्केट गिराते तो वही है ना, मार्केट रिटेल पब्लिक तो सिर्फ पैनिक सेलिंग करती है। और वो जो लॉन्ग विक्स बनते हैं वो रिटेल पैनिक सेलिंग से ही बनते हैं। तो अगर ऐसा लग रहा है कि रिटेल की वजह से इंस्टीट्यूशन को नुकसान होगा तो बहुत कम चांसेस है। अनलेस कि जैसे वो गेम स्टॉप में सीन हो गया था कि शॉर्ट स्क्वीज हो गया था और रिटेल पब्लिक एक साथ आ गई और अ, एकदम मार्केट को ऑपोजिशन कर दिया। जो इन इन इन्वेस्टर्स हैं, बड़े इन्वेस्टर्स, वैसा वंस इन अ डिकेड या फिर मतलब इस तरह से इवेंट होते हैं, टेल रिस्क इवेंट होते हैं वो। ऐसा कुछ रेगुलरली नहीं हो सकता मार्केट में। तो हाँ, हाँ,
एक और एक एग्जांपल दिखाता हूँ इसका मैं। नाम भूल गया मैं। क्रेडिट एक्सेस। ये आईपीओ आया था 2018 में, जब मार्केट गिर रहा था। ठीक है। और ये 420 के आसपास उसका लिस्टिंग हुआ था, 440 का इसका वो प्राइस था, और 420 के आसपास इसका लिस्टिंग हुआ था। और ये गिरते गिरते 50% करेक्ट कर गया ऑलमोस्ट। ठीक है। और कितने, दो 2 महीने करेक्ट हुआ, 2 महीने में 50% फॉल हुआ, और उसके बाद फिर देखो फिर कहाँ गया। और उसी 1 साल के, 1.5 साल के अंदर अंदर 4.5x। तो इन्वेस्टर्स को पहले वो करेक्ट कर लेंगे, वो यहाँ पे और मे भी इन्वेस्ट कर दें और वो ऊपर लेके जाएंगे। तो छोटा मोटा फर्क पड़ेगा, इससे बहुत ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब अगर गिरते मार्केट पे अगर आईपीओ आएगा तो बड़े इन्वेस्टर्स ट्रैप नहीं होंगे। वो बाद में उसको पंप करना होगा, बाद में पंप कर देंगे। अगर फंडामेंटल्स अच्छे हैं उनको पंप करना ही है उसको अल्टीमेटली। छोटा मोटा प्रॉब्लम हो सकता है, बस उसके बाद फिर नॉर्मल हो जाएगा। आईआरएससी में क्या हुआ है कि यहाँ वॉल्यूम अच्छा पिकअप किया, और यहाँ जो सेलिंग देख रहे हो बहुत अच्छे वॉल्यूम से नहीं है। मतलब ये सिर्फ सिंपल रिटेल सेलिंग है, जो लोग जिनको लग रहा है कि अच्छा आईआरसीटीसी भी गिर गया तो यहाँ से एग्जिट कर जाओ, क्योंकि ये होगा नहीं। तो ये थोड़े पॉइंट पे वापस से टेस्ट करने के लिए आएगा। हमारा ये जो ट्रेंड लाइन है हमारा, ये हमारा ब्रेक नहीं हुआ अभी तक। ये ब्रेक होगा तो हम बोल सकते हैं कि हाँ एक बार वापस से ये 20-21 के लेवल पे आएगा। ये जब तक मेंटेन है देन हम वापस उम्मीद कर सकते हैं कि ये इस तरह से जाएगा। 3 टच पॉइंट्स हो गए हमारा, फर्स्ट सेकंड थर्ड टच पॉइंट्स हो गया, तो मैं उम्मीद करूंगा कि जल्दी ही ब्रेकआउट देने का ट्राई करेगा। वॉल्यूम देखो, वॉल्यूम बहुत अच्छे पिकअप हुआ है। मतलब आफ्टर आईपीओ उसके बाद से इतने अच्छे वॉल्यूम अभी तक नहीं आए हैं। अच्छी कैंडल के साथ में अच्छे वॉल्यूम। सेलिंग वॉल्यूम, सेलिंग कुछ है नहीं इसमें। पीएफसी। अब पीएफसी देने का रैशनल बताता हूँ मैं। पीएफसी भाई क्यों खरीदवाया था। तो उसका पीछे का चार्ट नहीं है, तो यहाँ पे अच्छा हमारा बुल रन था पूरे पावर स्टॉक्स में। उसके बाद ये साइडवेज कंसोलिडेशन में रहेगा। अब जैसे हमने उसमें देखा, हमारे मेटल स्टॉक्स में देखा कि साइडवेज कंसोलिडेशन था, फिर ब्रेकआउट आया। सेम चार्ट बिल्कुल वेदांता का ऐसा ही है, और हमारे बाकी के मेटल स्टॉक्स का भी चार्ट ऐसा ही है। साइडवेज कंसोलिडेशन और यहाँ से ब्रेकआउट। अब हुआ क्या कि टाटा पावर ने हमको लीडिंग इंडिकेशन दे दिया। टाटा पावर हो गया, एबीबी हो गया, और बाकी के पावर स्टॉक्स हो गए, उसने हमको लीडिंग इंडिकेशन दे दिया कि चलने वाला है। अब ये हमारा है पीएसयू। पीएसयू थी हमारी प्ले आउट होने बाकी है। वेव्स में भी इसमें अभी थर्ड ही चल रही है। फोर्थ भी नहीं, मतलब प्रॉपर फिफ्थ फिफ्थ आने की चांसेस नहीं है, थर्ड ही चल रही है अभी। तो थर्ड जब चल रही है तो यहाँ पे हमारा ब्रेकआउट होने के अच्छे चांसेस हैं। यहाँ पे ट्राई किया था, यहाँ नहीं हुआ था। पर क्योंकि यहाँ पे हमारा टाटा पावर भी यहाँ फेल हो गया था और वापस नीचे आ गया था। बट यहाँ टाटा पावर हमारा ब्रीच कर गया है, हमारे बाकी के स्टॉक्स अपने ऑल टाइम हाई को ब्रीच कर गए हैं, लॉन्ग टर्म कंसोलिडेशन को ब्रीच कर गए हैं। तो सेम कॉन्सेप्ट पे जो हमने पीएसयू बैंक्स में लगाया था कि बाकी सारे भाग गए, बट पीएसयू बैंक्स ने अभी तक हमको ब्रेकआउट नहीं दिया, तो पीएसयू बैंक्स के देने की प्रोबेबिलिटी काफी है। पीएसयू थीम प्ले और पावर थीम प्ले, तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन के बेसिस पे ये दिया था। मेरा व्यू अभी भी सेम वही व्यू है मेरा। मतलब यहाँ पे थोड़े टाइम के लिए करेक्शन, साइडवेज करेक्शन हो सकता है, बट उसके बाद वापस से ब्रेकआउट करने का ट्राई करेगा वो। हाँ। एच एफ सी एल। एच एस सी एल में जान अटकी हुई है सबकी। इसमें भी वही आईआरएफसी वाला चीज है कि हमारे मेन टच पॉइंट्स तो बन गए हैं। अब इसमें मैंने एक कोरिलेशन बताया था कि ये जब भागता है तो ये हमारे मेटल स्टॉक्स के साथ में या फिर ग्रेफाइट स्टॉक्स है उसके साथ में भागता है। तो अभी हमारा मेटल में हमने डिस्कस किया कि मेटल पे हम क्यों बुलिश है। तो सेम सेम रैशनल इसमें भी है, मेटल भागेंगे तो ये भी भागेगा। अब इसका भी ब्रेक, मतलब इसका एग्जिट कब लेना है, जब ये चीज को, ये वाली लाइन को ब्रेक डाउन दे दे। जस्ट इन केस अगर ये इस लेवल को ब्रेक डाउन देता है तो हम यहाँ से एग्जिट हो जाएंगे बिना कुछ सोचे। वरना मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे मेटल्स में भी सेम स्ट्रक्चर है, 3 टच पॉइंट्स हो गए उसमें भी। और हमारा स्ट्रक्चर भी अगर हम देखें फोर्थ वेव का है, तो फिफ्थ वेव हमारी बाकी है।
डॉलर टूट रहा है, यील्ड्स हमारे बढ़ रहे हैं, तो काफी सारे इंडिकेशंस हैं। साइक्लिकल की अगर बात करें तो 6 महीने का करेक्शन ओवर हो गया। तो सारे करेक्शन, सारे पॉइंट्स ये इंडिकेट करें कि मेटल में रन आने का अच्छा चांसेस है। मेटल में आएगा तो उसके पीछे इसमें भी आ जाएगा। हाँ। हाँ, रियलिटी देख लेते हैं। तो इसमें जैसे पीएसयू वाले हमारे, पीएसयू में भी क्या होता है, हमारे चैनल टॉप से सेलिंग शुरू हुई थी ना, इसमें भी सेम चीज हुई है। और हमारा अगर आवरली टाइम फ्रेम पे देखें तो एबीसी हमारा फॉर्म हो गया। तो ये था, ए था, बी था, सी था। अब सी हमारा कितना डीप होता है हमको देखना पड़ेगा, बट अगर हम डेली पे जाके देखें तो सी में भी 50 पे आ जाए यहाँ पे, तो थोड़ा बहुत और करेक्शन देखने को मिल सकता है मेरे हिसाब से। और ये हमारा, इसका भी पोलैरिटी लाइन आ जाएगा। मीन रिवर्जन हमारा इसी जोन के आसपास आ जाएगा जो 50 है। तो हमारा मीन रिवर्जन लाइन से हमारा, हम यहाँ पे चेक करेंगे, अगर यहाँ पे भी सस्टेन नहीं करता है और करेक्शन आता है तो फिर एग्जिट कर लेंगे। तो यहाँ पे वॉच वॉच करेंगे 50 मूविंग एवरेज और इस लाइन पे। तो जैसे, तो ये देखो, ये वाला प्ले आउट जैसे था ना कि यहाँ से एक रैली थी हमारी, 5 वेव रैली थी, और फिर हमारा 3 वेव डाउन था। एक देखोगे तो A B C 50 पे आया, सेंटर लाइन पे आया, और वहां से एक और रैली दे दिया। सेम स्ट्रक्चर यहाँ पे है, बट यहाँ पे क्या है, ये कैंडल्स बहुत स्ट्रांग है। यहाँ पे उतनी स्ट्रांग स्ट्रांग कैंडल्स नहीं थी, ये कैंडल्स बहुत स्ट्रांग है। तो ये इतनी स्ट्रांग कैंडल्स है, तो मैं उम्मीद करूंगा कि ये इसको होल्ड करेगा और उतनी ही स्ट्रांग तरह से और ऊपर जाएगा। हाँ। हाँ हाँ, रुके रुक। हाँ। हाँ हाँ, रुकना है भी उस पर, स्टॉप्स भी नहीं गए हैं और रुकना भी है। तो आज का मतलब मेन डिस्कशन यही था कि पैनिक ना हो किसी को। तो अभी के लिए बंद करते हैं, क्योंकि फिर एक और मुझे काम है उसके बाद। हाँ, बताओ बताओ। हाँ, वो अभी मत करो, क्योंकि जैसे निफ्टी का व्यू मैंने बताया ना कि निफ्टी 200 टच करने के काफी चांसेस हैं। तो हम, और अगर ऐसे सोचो, चलो यहाँ से ऊपर जाता है, अच्छा ब्रेकआउट देता है, मतलब पैराबोलिक ब्रेकआउट देता है, ऐसा ब्रेकआउट नहीं चाहिए हमको। ये जो ऐसा कर्वेचर चेंज होता है, ब्रेकआउट होता है ना, वो फेल हो जाता है, देखो वो नीचे आ जाता है। सेम यहाँ पे है, कर्वेचर चेंज हो रहा है उसका, हमको ब्रेकआउट ऐसा चाहिए, इस तरह से ब्रेकआउट नहीं चाहिए, इस तरह के ब्रेकआउट हमेशा फेल होते हैं। तो जब वो यहाँ पे सस्टेन करेगा, हम एंट्री करेंगे आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो भाई, हैप्पी दिवाली। अरे हमारी दिवाली रोज ही मन रही हो मार्केट में, खून की दिवाली। वो योगेश भाई बताएंगे, वो उनका प्लान है। ठीक है, चलो।